जनरली एक बार वापस से रिवाइज कराते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और साथ ही साथ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यानी कि DU। मैंने आपको बताया था अगर कभी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 है तो समझ लेना कि वो सेचुरेटेड कंपाउंड है, और अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 नहीं है तो वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है, बट सेचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर DU 0 है, DU को कैसे कैलकुलेट करते थे, याद आया किसी को? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। नंबर ऑफ रिंग और पाई बॉन्ड से हम DU कैलकुलेट किया करते थे, और अगर DU की वैल्यू 0 आ जाए तो समझ लेना कंपाउंड कैसा है बेटा, सेचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर DU की वैल्यू 0 नहीं आया तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। सेचुरेटेड कंपाउंड में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में हमेशा एडिशन रिएक्शन होगा। इस बात को ध्यान देना। मैं अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई चीज़ सेचुरेट है तो क्या उसमें कोई और चीज़ ऐड किया जा सकता है? नहीं। सेचुरेट होने का मतलब क्या हुआ, जितनी भी चीज़ें ऐड करनी थी आपने कर दी, अब एक्स्ट्रा कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते हो, इसका मतलब वो सेचुरेट। अनसेचुरेट का मतलब उसमें कोई भी चीज़ ऐड किया जा सकता है। तो अगर आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाए उस कंपाउंड का नाम बताओ, या ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिसमें कभी भी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा कंपाउंड होगा? सेचुरेटेड कंपाउंड। और वो कंपाउंड जिसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो कौन सा रिएक्शन होगा? 9th क्लास में या 10th क्लास में आपने 3 टाइप के रिएक्शन पढ़े थे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। 3 तरीके के रिएक्शन होते हैं, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था। एडिशन रिएक्शन को उस टाइम पे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से पढ़ा था आपने, सब्स्टिट्यूशन को आपने डिस्प्लेसमेंट के नाम से पढ़ा था, और एलिमिनेशन को आपने, याद आ रहा है किसी को? एलिमिनेशन डिकम्पोजिशन के नाम से पढ़ा था। 3 रिएक्शन आपने वहाँ पे पढ़ाई किए थे। हालांकि किसी को याद नहीं होगा, ये पिछले जन्म की बातें हैं, है ना, तो हम जल्दी भूल जाते हैं। तो सेचुरेटेड कंपाउंड में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। अनसेचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन कराएंगे। हालांकि जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैं स्टडी करूंगा या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तो उस टाइम पे इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को DU पढ़ा दिया गया है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग कैलकुलेट करके DU पता चल जाता था, और इससे ये पता किया जा सकता है कि उसमें एडिशन रिएक्शन होगा या नहीं होगा, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या नहीं होगा। फिर मैंने एरोमेटिसिटी पढ़ाई थी। एरोमेटिसिटी में मैंने आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, थैंक यू, नॉन एरोमेटिक, ये 3 टाइप के कंपाउंड बताए थे। कौन कौन से कंपाउंड बेटा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। जल्दी से मुझे बताइए, क्या एरोमेटिक में या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में प्लेनर या क्या स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए एरोमेटिक में? कंडीशन हाँ। एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन हाँ। नॉन एरोमेटिक के लिए कंडीशन है नहीं। नॉन एरोमेटिक के लिए कंपाउंड का प्लेनर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए कंपाउंड का प्लेनर होना ज़रूरी है। कंपाउंड का प्लेनर होने का मतलब 90% चांसेस होता है कि हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तभी जाके वो प्लेनर होगा। इस बात को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं। जैसे अगर मैंने एक कंपाउंड ऐसे तैयार किया है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पहले तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये कार्बन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। देखना बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? आपने कहा सर sp3, मैं मान गया, आप कह रहे हो इतने प्यार से तो मानना पड़ेगा।
sp3 क्या प्लेनर होता है? नहीं, sp3 का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो आपने कहा सर ये टेट्राहेड्रल है, मैं मान गया sp3 टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं, अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं और सिर्फ एक हाइड्रोजन छोड़ूं, तो जब मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यहाँ पे माइनस आ सकता है या तो यहाँ पे प्लस आ सकता है। तो मैंने कहा यहाँ पे चलो प्लस ले आया। जब मैं प्लस ले आ रहा हूँ, अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो इसका मतलब ये प्लेनर हुआ। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp2। आपने कहा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा? प्लेनर। और अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर है तो इसका मतलब या तो ये एरोमेटिक होगा या तो ये एंटी एरोमेटिक। जबकि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, रिंग का एक कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है। तो क्या इस केस में ये प्लेनर होगा? नहीं, टेट्राहेड्रल बना रहा है। तो क्या इस केस में ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा? नहीं, क्या होगा? ये नॉन एरोमेटिक। वेरी गुड। लेकिन सोचो इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला, हमने हाइड्रोजन हटाया लेकिन एक नेगेटिव चार्ज ले आया। जब नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो नेगेटिव चार्ज आया। तो नेगेटिव चार्ज का सिंपल सा मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब इस केस में ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अभी बताओ हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या लगता है कितना होगा? अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। चलो एक और, यही अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं ये हाइड्रोजन है और ये डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा दूँ आपको, बस ये लोन पेयर है और यहाँ पे। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है इन दोनों के? इस ये तो नेगेटिव चार्ज है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है। बट एक बात ध्यान देना, मैंने बोला था क्या कभी VSEPR थियरी पढ़ाते समय केमिकल बॉन्डिंग में क्या कभी लोन पेयर दिखाई देता है? तो क्या उसका ज्योमेट्री हम लोन पेयर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, लोन पेयर नहीं दिख रहा है। अब कंपाउंड में मान लो ये तीन मार्कर थे, मैंने तीन मार्कर को इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो अगर मैंने इन तीन मार्कर को ऐसे अरेंज किया तो क्या है तीनों एक प्लेन में है? आपने कहा हाँ प्लेन में है। मैंने एक मार्कर को ऐसे चेंज कर दिया, अभी क्या प्लेन में है? नहीं। तो अभी मैं मान लो एक लोन पेयर दे देता, तो लोन पेयर दो तरीके से हो सकता था, या तो ऐसे होता या तो ऐसे होता। लोन पेयर का इसके बॉन्ड से कोई मतलब है नहीं। तो लोन पेयर चाहे कहीं भी लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, ये स्ट्रक्चर तो ये प्लेन में रहेगा ना। अब आपने कहा कि ये लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लेनर इफेक्ट चेंज नहीं होता, प्लेनरिटी कभी भी चेंज नहीं होती। तो हालांकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट फिर भी ये स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर। और ये भी sp2 है मान लो, और यहाँ पे भी sp2 है और ये भी sp2 है। तो जैसे आपने कहा sp2 तो ये प्लेनर होगा ही। ये प्लेनर है, ये प्लेनर, ये प्लेनर है। इन तीनों में ये दो हो सकते हैं, या तो एरोमेटिक होगा या तो, लेकिन ऊपर वाला प्लेनर नहीं है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखा रहा है। तो वो क्या हो गया? ये बात क्लियर हो गई। ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक। और अब ये पता करना एरोमेटिक है या नहीं है, उसके लिए आपको 4n+2 इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आपने कहा हाँ। क्या नॉन एंटी एरोमेटिक के लिए होना चाहिए? नहीं। क्या नॉन एरोमेटिक के लिए? नहीं। ओके, 4n पाई इलेक्ट्रॉन बताओ, इसके लिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए, इसके लिए नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन क्या एरोमेटिक में होना चाहिए? क्या एंटी में? नहीं। क्या नॉन के लिए है? तो ये आपके कुछ कंडीशंस हैं जो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के। इन्होंने बोला रिवीजन करा दो, मैंने रिवीजन करा दिया। तो क्या ये क्लियर हुआ? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एरोमेटिसिटी पता करनी है तो जल्दी से मुझे बताओ, सबसे पहले क्या देखोगे कि
क्या वो प्लेनर है, या पहला कंडीशन होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। एक बार आपने प्लेनर देख लिया, फिर देखोगे क्या कॉन्जुगेशन है या नहीं है, कॉन्जुगेशन भी देख लिया, फिर आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 हो गया तो एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन 4n हुआ तो एंटी, और इनके अलावा कुछ भी हुआ तो नॉन एरोमेटिक। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे, आपको क्या लगता है? 3 कंडीशन, मेरे पास 3 मार्कर। एक मस्त फॉग वाली खुशबू, दूसरा स्मेललेस, कोई स्मेल नहीं है, तीसरा बहुत गंदी स्मेल है। मैंने सच में फील कर कोई स्मेल करना चाहेगा? ज़्यादा हो गया। सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में फील हो रहा था? जिसको स्मेल करने के बाद आहा मज़ा आ गया, एरोमेटिक। दूसरे नंबर पे जिसमें स्मेल ही नहीं था, कौन? नॉन एरोमेटिक। और तीसरे वाले को मैंने जैसे स्मेल किया एक गिलास पानी पीना पड़ा। तो यानी कि हाईली अनस्टेबल। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती? एरोमेटिक की। उसके बाद दूसरे नंबर पे नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद तीसरे नंबर बेटा एंटी एरोमेटिक। अच्छा, स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या रिलेशन है? इन्वर्सली। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर एनर्जी की बात करता तो बताना जरा, मॉलिक्यूलर एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती? यानी कि एरोमेटिक की सबसे कम होती, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। यानी कि आपने कहा स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो स्टेबिलिटी इज, क्या लिख दूं? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर एनर्जी। नोट करें, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे वो लोग, और जो लोग आज के क्लास में प्रेजेंट हैं और उन्हें शॉर्टकट चाहिए होगा एक सिंगल पॉइंट पे, एक ही पेज में सब कुछ, तो वो यहाँ पे नोट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगले हेडिंग आपका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल सकते हो। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको समझना है तो सबसे पहले एक ओपन स्ट्रक्चर होगा। देखो कितने तरीके से, सबसे पहला है ओपन स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अगर CH4 लिखना है तो CH4 का ओपन स्ट्रक्चर है कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई ढूंढ के बताए, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? sp3। तो ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया बेटा? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 109.5 डिग्री। 109 डिग्री 28 मिनट होता है एक्चुअली, लेकिन हम लोग चूँकि हमें पता है 30 मिनट का आधा डिग्री यानी कि 60 मिनट होता है ना, उसका 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो इसका है 109 डिग्री
28 मिनट ये बॉन्ड एंगल होता है। अब ये 28 मिनट है तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 30 मिनट मान लेते हैं, तो इस वजह से हम इसे लिखते हैं 109.5 डिग्री। अब हमने मिनट नहीं लगाया क्योंकि मिनट में प्रॉब्लम आ जाता है। याद रखेंगे हमेशा 60 मिनट कितने डिग्री के इक्वल होता है, 1 डिग्री के इक्वल होता है। इस वजह से यहाँ पे हम 109 डिग्री यानी 109 डिग्री 28 मिनट को 109.5 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर मैंने इसको sp3 के बजाय मैंने ऐसे लिख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रखा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसके बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मुझे इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेटा, sp2 और इसका भी क्या हो गया sp2। आपने कहा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 एंड 3, पाई नहीं काउंट करना, सिग्मा ही काउंट करना। 3 के केस में क्या हो गया sp2। अब sp2 है तो ये प्लेनर बनेगा। अब आप सोच रहे ये प्लेनर बना कैसे होगा, ज़रा देखते हैं। मैंने एक कार्बन लिया, डबल बॉन्ड लिया, एक दूसरा कार्बन लिया, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ रखा, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ रखा, एक हाइड्रोजन यहाँ रखा, एक हाइड्रोजन यहाँ रखा। अब मैंने इन हाइड्रोजन को एक बॉल मान लिया यानी कि एक एक एटम, और यहाँ पे कार्बन को भी हमने एटम मान लिया। हाइब्रिडाइजेशन sp2 का मतलब है ये पूरा का पूरा एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्लेन में होगा। तो इसका मतलब ये हो कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एक प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा होगा। देखो एक ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। सेम ऐसे ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा होगा। ये देखो, तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल प्लेन में आपको दिखाई दे रहा है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज प्लेनर। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एक प्लेन में है, ये हो गया प्लेनर। अब प्लेनर के केस में एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये सेंटर पे है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया बेटा 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया प्लेनर। तीसरा, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर ओपन है यानी कि इसमें हर एक एटम को ओपन कर करके अलग अलग तरीके से दिखा दिया गया। देखो इसमें भी अलग करके मैंने दिखा दिया, यहाँ पे भी मैंने इसको अलग करके दिखा दिया। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा होता, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब आपको क्या लगता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका sp, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। अगर ये sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री। और इस शेप का नाम क्या होगा लीनियर, ये ज्योमेट्री हो गई लीनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। यानी कि अब आप कभी भी ध्यान देना, कभी भी ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड किसी एंगल पे नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। आप कहेंगे ऐसा क्या किसी साइकिल में ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है? सोच के बताओ, क्या कभी भी किसी भी साइकिल में ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है? मैंने कहा डबल बॉन्ड बना सकता हूँ, बन गया ना, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या रीज़न है क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आपने कहा ये क्या है बेटा sp, और sp में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है 180। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री दिख रहा है क्या? नहीं है। तो इन दोनों बॉन्ड के बीच में हाईली रिपल्सन होगा, स्ट्रेन बोलते हैं उसे, स्ट्रेन थियरी है, आगे पढ़ाऊंगा। इस स्ट्रेन की वजह से रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए हाईली अनस्टेबल होगा। जब भी कहीं ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जब भी कहीं ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, उस केस में हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा लीनियर बनना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैंने एकदम सही बनाया है या कोई गलती है। क्या ये रिंग है या नहीं है? रिंग है ना, और अगर रिंग है तो क्या रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता? मैंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं बन सकता, मैंने बोला रिंग में ट्रिपल बॉन्ड तब बनेगा जब बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा। क्या यहाँ पे 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल दिख रहा है? बिल्कुल परफेक्ट है। क्या कोई मुझे बता सकता है ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? क्या बेटा नॉन एरोमेटिक, कैसे पता चल गया? कहाँ पे sp3 दिख रहा है?
sp दिख रहा है, sp2 ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जे एडवांस। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपली, ये वाला पोर्शन आपने देखा, यहाँ पे ये नहीं पॉसिबल लेकिन ये पॉसिबल है। ट्रिपल बॉन्ड जब भी कभी आएगा तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? तो कभी भी जब भी कभी आप ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो जब तक बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का नहीं होगा तब तक आप ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते। ये जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा वो कौन सी स्ट्रक्चर है? ओपन स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा ये ओपन स्ट्रक्चर नहीं, ये लाइन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो 3 टाइप के स्ट्रक्चर होगा, एक तो ओपन स्ट्रक्चर, दूसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और तीसरा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बताओ ये जो स्ट्रक्चर, अगर मैं CH4 को देखो, पहले ओपन स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, अब मैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बताता हूँ। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर का मतलब बस आपको क्या करना है, सारे एटम को एक साथ लिखना है। जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से एक कंपाउंड बनाया, ये है इसका ओपन स्ट्रक्चर, और इसी को मैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में लिखूंगा तो लिखूंगा CH3 ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ये है ओपन स्ट्रक्चर और ये कंडेंस्ड है, और यहीं पे लाइन होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट लूंगा और एक बना दूंगा ऐसे लाइन, तो क्या हो जाएगा? लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, या डॉट लाइन स्ट्रक्चर, जो भी आप बोले। तो एक ओपन स्ट्रक्चर, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, डॉट लाइन स्ट्रक्चर। तो ये बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या डॉट लाइन स्ट्रक्चर? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? और ये ओपन, ये ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने कहा C6H6, बताओ कौन सा स्ट्रक्चर? कंडेंस्ड। ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ओपन स्ट्रक्चर। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? कौन सा बेटा? कंडेंस्ड। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये ओपन हो गया, ये कंडेंस्ड हो गया, और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इन सारे स्ट्रक्चर का यूज आगे मैं करूंगा, और ज़्यादातर स्ट्रक्चर में यूज करूंगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसीलिए मैं अब सारे स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता देता हूँ। इसको अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। थ्री डायमेंशनल 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल। सबसे पहला हो गया 3D रिप्रेजेंटेशन में, सबसे पहला है वेज फॉर्मूला। इसका नाम है वेज फॉर्मूला। इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक होगा सॉलिड वेज, जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा होगा इसमें डैश्ड वेज। इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड वेज एंड डैश वेज। ये जो सॉलिड वेज है रिप्रेजेंट करेगा
कि आपके पास जो भी ऑब्जर्वर है उसके पास कोई चीज़ आ रहा है, और जो भी आपके पास एलिमेंट है, जो भी एटम है, वो टूवर्ड ऑब्जर्वर है। और ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की तरफ आता हुआ या ऑब्जर्वर से दूर जाता हुआ, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ये पॉइंट यूज कर रहे हो, सॉलिड वेज यूज कर रहे हो या डैश वेज यूज कर रहे हो। जैसे मुझे CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो मैंने क्या किया, CH4 में C लिखा, एक H ये और एक H ये, दोनों एक प्लेन में है। आराम से बेटा, दोनों किस में है, एक प्लेन में है। लेकिन अब इसको ऐसे देखते हैं, ये ट्राइपॉड का स्टैंड आपको दिख रहा है, इसमें मेरे पास मान लीजिए 4 पेन हैं, इन 4 पेन को 3 मार्कर और 1 पेन है। तो मैंने क्या किया, ये तीनों मैंने ऐसे पहले रख दिया और एक ऐसे कर दिया। तो जब आप प्लेन में ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक प्लेन में दिख रही है, लेकिन ये जो पोर्शन है वो प्लेन से आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये वाला पोर्शन आपकी तरफ आता हुआ है, यानी कि आप ऑब्जर्वर हो ना यहाँ पे, तो ये टूवर्ड ऑब्जर्वर। बताओ सॉलिड से रिप्रेजेंट करो या डैश से? सॉलिड से। और ये जो पोर्शन है ये क्या है, आपसे दूर जाता हुआ जा रहा था, इसे क्या बोलेंगे, डैश वेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तो एक तो मैंने जो आपकी तरफ आ रहा है, एक और बात, ज़रा यहाँ पे बच्चे और गलती करते हैं, आपकी तरफ अगर कोई चीज़ आ रहा है, आप कभी दूर से किसी रोड को आपने दूर से देखा है? एक रोड है जो बहुत दूर तक एकदम सीधी रेखा में आगे बढ़ा हुआ है। आप एक जगह खड़े हो जाइए और दूर से एक अंधेरे में खड़े हो जाइए, दूर से एक कार वाला आ रहा है। स्टार्टिंग में बहुत दूर वो कार है, तो उसका जो हेडलाइट है वो क्या दिखेगा, पास पास दिखेगा, और जैसे आपकी तरफ आता जा रहा वो क्या होता जाएगा, दूर होता चला जाएगा, यह बड़ा होता चला जाएगा। ऐसे यही तो होता है। यानी कि रोड अगर आप देखेंगे, एक जगह आप खड़े हैं, तो जब रोड जितना आपसे दूर जाता है, रोड जब आप कभी बचपन में पिक्चर बनाया होगा रोड का, तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में बहुत थिकनेस ज़्यादा होती है, जैसे जैसे होता है थिकनेस पतली होती जाती है। ऐसा तो बनाया होगा रोड में। जो आपके पास है उसमें थिकनेस ज़्यादा है, जो आपसे दूर है वो थिकनेस कम है। तो टूवर्ड ऑब्जर्वर है, जो टूवर्ड ऑब्जर्वर है उसमें ये आपकी तरफ आ रहा है, तो बताओ थिकनेस बढ़ाता हुआ लेके आऊँ या कम करता हुआ, बढ़ाता हुआ। तो थिकनेस स्टार्टिंग में, इस बात को भी ध्यान देना, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, तो इस बात पे भी ध्यान देना। स्टार्टिंग में आप इस थिकनेस बहुत कम है, और जैसे जैसे वो आपके पास आएगा उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये है आपका सॉलिड। अब डैश वाले में क्या बताऊँ, पहले थिकनेस ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? पहले थिकनेस ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा थिकनेस क्या होता जाएगा, कम, ताकि पता चले कि वो अवे जा रहा है, यानी कि दूर जा रहा है। देखो ये पास से दूर जा रहा है, ये दूर से पास आ रहा है, तो दूर से पास आ रहा है इसलिए टूवर्ड ऑब्जर्वर, ये पास से दूर जा रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो इसको हमने डैश लगा दिया ऐसे। क्या ये बात क्लियर होगी? ये वाला हाइड्रोजन बताओ कौन सा है, प्लेनर हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन है, प्लेनर हाइड्रोजन या प्लेनर बॉन्ड। ये भी कौन सा है, प्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में, कार्बन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तीनों एक ही प्लेन में। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है। ये प्लेन से बाहर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, और ये प्लेन से अंदर दूर जाता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या होगा, टूवर्ड या अवे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये क्या होगा बेटा, टूवर्ड ऑब्जर्वर। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ, वेज फॉर्मूला या वेज डैश रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसे। ये वेज फॉर्मूला। उसके बाद आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। 2 तरीके का प्रोजेक्शन होता है। ये कौन सा फॉर्मूला था, वेज फॉर्मूला। अभी कौन सा है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला सेकंड। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में 2 तरीके का प्रोजेक्शन होगा। सबसे पहला
फिशरमैन प्रोजेक्शन। या आप कह सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये आपकी मर्जी है, फिशरमैन प्रोजेक्शन या न्यूमैन प्रोजेक्शन। और दूसरा होगा सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला वाला मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बताता हूं। न्यूमैन का नया आदमी का मतलब मत समझ लेना। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी और इसमें दो लाइनें होगी, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, ये बी, सी, डी, ई और एफ। यहाँ पे जो दो लाइनें हैं, देखना ध्यान से सुनना। मैं ऐसे हाथ खड़ा करके ऐसे मस्त हाथ खोल करके ऐसे खड़ा हूँ। अगर मुझे किसी को कैच करना होगा, कोई बहुत तेज़ी से मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, मूवी में नहीं देखा आजा, है ना? तो इसका मतलब कोई आपको बुला रहा है, टूवर्ड ऑब्जर्वर। ये जो आपको, ये कौन सी लाइन, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सी लाइन है? तो ये होगा टूवर्ड ऑब्जर्वर। ये हाथ क्या बुला रहा है आपको? टूवर्ड ऑब्जर्वर। तो ये जो पोर्शन है ये कौन सा होगा? वर्टिकल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमेशा टूवर्ड ऑब्जर्वर होगा। और ये वर्टिकल लाइन क्या होगा बेटा? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसी को, ये सिंपल फिशरमैन प्रोजेक्शन हुआ। और इसी को न्यूमैन प्रोजेक्शन के टर्म में जब लिखोगे तो सेम वही पोर्शन कुछ ऐसा दिखे। मैं यहाँ पे एच लगा दूँ हर जगह ताकि आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब इसी को ऐसे लिखते हैं, ये वाला आगे वाला कार्बन है जिसे डॉट से रिप्रेजेंट किया, ये पीछे वाला कार्बन है जिसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया। इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन जुड़ा है, और इसके साथ भी एक, दो और तीन हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इसका भी तीन हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया, एक, दो, तीन। और इसका वाला भी, पीछे वाले का भी तीन हाइड्रोजन मैं दिखा देता हूँ। चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एक, दो। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है और ये फिशरमैन प्रोजेक्शन। दोनों क्या लाइन और सर्कल, लाइन और बाउंड्री दिखाई दे रहा है ना? इसमें ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी कभी दिखाई दे तो समझ लेना कि वो कौन सा प्रोजेक्शन है आपका? न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉरी फिशरमैन प्रोजेक्शन। और ये वाला न्यूमैन प्रोजेक्शन। मैं दोनों को एक साथ लिख के रहा हूँ, फिशरमैन प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, दोनों को एक साथ लिख के रहा हूँ। क्यों दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ? क्योंकि उसके लिखने का तरीका अप्रॉक्सीमेटली सेम है। बस ये सर्कल है न्यूमैन प्रोजेक्शन और ये आपका सिंपल लिखा। लेकिन जो सबसे आखिरी वाला है सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, ये अलग है। सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? इसी का CH3 और CH3 का सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ा, दो हाइड्रोजन नीचे रखा, फिर एक कार्बन, एक हाइड्रोजन जोड़ा, दो हाइड्रोजन नीचे रखा। इसे बोलते हैं सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो आपके पास टोटल कितने रिप्रेजेंटेशन हो गए? तीन। कौन कौन से? फिशरमैन, चलो यहाँ स्लैश लगा दो, फिशरमैन, न्यूमैन एंड सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। न्यूमैन प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ? कुछ इस तरीके से। फिशरमैन प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। और सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब कुछ इस तरीके से, किसी साइड से देखा जा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि इसको थोड़ा अलग अलग तरीके से बस देखा गया। मेरे पास ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ज़रा देखना। ये ट्राइपॉड स्टैंड है टूटा हुआ, ठीक है। अब इसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से। ये वाला तरीका देखना सबसे पहले।
तो मुझे ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा इसको, जाने दो, ज़्यादा तोड़ना होगा। इससे अच्छा मैं यही वाला यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास 3 पेन हैं। ये देखो, ये वाला कार्बन अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस कार्बन में एक और मुझे यहाँ पे चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये देखना, ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये एक यहाँ पे और एक ऊपर जाया हुआ दिख रहा है। चलो यहाँ देख ले, तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ऊपर, एक ये और एक ये, एक ऊपर वाला, और एक जो इधर आके जुड़ा हुआ है, ये पीछे से आगे जाके जुड़ा हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्शन है आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर आप सामने से ऐसे देखोगे तो आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एक सर किस में दिखेगा, 120 डिग्री पे, और एक पीछे की तरफ दिखेगा, जो कि दिखेगा ही नहीं, पीछे वाला तो दिख ही नहीं रहा। वो इस तरीके से दिखाना जा रहा है। जब मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँगा तो इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में भी समझाऊँगा। फिलहाल के लिए बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 तरीके से 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। कौन कौन से 3 तरीके? फिशरमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। नोट करिए इसको। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सम और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। अभी तक मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन दिया है, और यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और पहला पार्ट इसमें होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नोट कर लिए इसको।